लोकतंत्र में जनता ही आपकी ताकत है। लोकतंत्र में आपकी ताकत क्या है? जनता है। अब जन हमारे हैं, संख्या हमारी ज्यादा है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। मगर 90 भाग वाले 90 कभी इकट्ठा होते हैं? जब 90 भाग वाले 90 नहीं इकट्ठा होंगे तो 90 भाग कैसे मिलेगा? और अपने आप इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा करना पड़ेगा। जनमत ही लोकतंत्र में, जन हमारे हैं, लोग हमारे हैं, मगर लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ओबीसी के लोगों का दिमाग तो इतना ज्यादा खराब है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। बच्चा ओबीसी के लोग पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं। अब शादी जिससे तय किया वो भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी लड़का भी। मगर शादी की तारीख कौन निकालेगा? ब्राह्मण निकालेगा। ब्राह्मण में भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण ये कहता है अरे छोटा काम हम थोड़े करेंगे। जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वो कहता है ये हम थोड़े करें। तो अंगूठा टेक वाला जो है या कम पढ़ा लिखा है वो करता है। तो हमारे लोगों को इतना अकल नहीं है। ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी हो गए, मगर इतना अकल नहीं हुई। फिर ये सब करके शादी वादी बच्चे की करके संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो जाते हैं तो एक दिन चले जाते हैं। चले जाते हैं तो विरासत में अपने बेटे को गुलामी देकर जाते हैं। तो बेटा पंडित जी के पास जाता है कि पिताजी तो चले गए, देखो थोड़ा उनकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब अगर पंडित जी कह दें कि आत्मा को शांति मिल गई तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा चलाने के लिए कहना पड़ेगा कि आत्मा भटक रही है। जब आत्मा भटकेगी तभी ना आप कुछ खिलाओगे, पिलाओगे, दान दक्षिणा दोगे। अगर शांत हो गई तो फिर क्या जरूरत है ज्यादा करने की? तो भटक रही है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर के पास लोहा रख के सो, नहीं तो पिताजी की आत्मा किसी दिन अगर आ गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई हसुआ रख के सोता है, कोई कुल्हाड़ी रख के सोता है, कोई और कुछ रख के सोता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए अपने बच्चे को अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने अपने बच्चे को अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील हो जाए और अच्छी जिंदगी जिए। जो पिताजी ऐसा कर रहे थे वो पिताजी मरने के बाद अपने बेटे को ही परेशान करेंगे। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये लॉजिक समझाओ तो पंडित जी लोग कहते हैं देखो ये तर्क करने का विषय नहीं है। तो पिताजी की आत्मा में अगर इतनी शक्ति होती तो फिर क्या करते पिताजी? जो हमारा दुश्मन होता उसका गला आके दबा देते। सबसे यही ना करते पिताजी? पिताजी हमारा गला दबाने आएंगे कि दुश्मन का गला दबाने आएंगे? लेकिन हमें डराया जाता कि आत्मा तुम्हारा ही गला आकर दबाएगी रात में। तो ये जो मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखनी चाहिए थी, मगर हम लोगों ने मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखा नहीं। तो वो फिर कहता है 11 ब्राह्मण अगर देखता है मौर्य जी थोड़ा कमजोर है, स्थिति कमजोर है, कम लोगों को खिला सकते हैं, 11 से ही काम चल जाए। नहीं तो फिर 21, नहीं तो फिर 51, फिर 101। ऐसी स्थिति है। अगर बहुत मजबूत है तो 501 भी हो सकता है। कभी कभी इतनी गिनती हो जाती है कितने ब्राह्मण खिलाना है, पूरे इलाके में उतने ब्राह्मण नहीं मिलते।
हमारा आदमी बहुत भाग दौड़ करता है, चलो कहाँ कहाँ से ब्राह्मण खिलाने का जुगाड़ किया जाए, गिनती पूरी। पुरोहित कहता ठीक है जजमान, ज्यादा परेशान मत रहो, हम ले आएंगे, मगर किराया भाड़ा दान दक्षिणा की व्यवस्था रखो, हम ले आएंगे। तो वो बुला लेता है दूसरी जगह से। तो ये स्थिति है। और फिर उसके बाद हर साल पितर पक्ष में पंडित जी को बुलाकर खिलाते रहते। क्यों? पिताजी भूखे होंगे, ऊपर पानी पाए नहीं होंगे, खाना पाए नहीं होंगे, तो पंडित जी को खिलाएंगे तो ऊपर मिलेगा। हमारे लोग पंडित जी को खिलाते हैं, मोटे पंडित जी होते हैं, हमारे लोग लगता है हो रहे। मतलब मूर्खता की कोई लिमिट नहीं, मूर्खता की कोई लिमिट होनी चाहिए थी, मगर कोई लिमिट है नहीं। हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तो बनाने वाला क्यों नहीं बनाएगा। ज्योतिबा फुले ने एक जगह लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। बाल काटना नाई का धंधा है, धर्म नहीं। वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है, ज्योतिबा फुले ने लिखा। और हम लोग धंधा को धर्म समझते हैं। तो ये हमारे दिमाग की खराबी है, और ये खराब ही रहे इसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों का दिमाग खराब किया गया है कि उन्हें तो अपने हक अधिकार की लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं। 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, ओबीसी की गिनती नहीं हुई। ओबीसी की संख्या कितना है देश में? अगर ओबीसी वोट ना दे तो किसी की सरकार बन जाएगी? ओबीसी के वोट के बगैर किसी की सरकार बन जाएगी? किसी की नहीं बनेगी। तो हर सरकार हम ही बनाते और हमारी कुटाई पिटाई होती। हर सरकार हम बनाते हैं और हमारी ही कुटाई पिटाई होती। क्यों? क्योंकि हम या तो धर्म के नाम पर वोट देते हैं या तो जाति के नाम पर वोट देते हैं। हम कभी इस बात के लिए नहीं वोट देते कि हमारी गिनती होनी चाहिए, जितनी हमारी संख्या है उतना हिस्सा हमको हर जगह मिलना चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए वोट नहीं देते, हम किस बात के लिए वोट देते? पंडित जी लोग आ जाते हमारे गली मोहल्ले में, आना आसान ही है, क्योंकि हम तो खिलाते भी हैं, दक्षिणा भी देते हैं, कर्मकांड भी करवाते हैं, तो लगाव ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों से थोड़ा दूरी है, क्योंकि अछूत है। तो पंडित जी 10 बार सोचते हैं कि पानी पिए उनके गिलास में कि ना पिए। तो थोड़ा दिक्कत है उनके यहाँ जाने में, हमारे यहाँ आने में तो कोई दिक्कत है नहीं। वो तो जो चालाक पंडित जी लोग हैं वो बहुत खुश होकर के जाते हैं, गौतम जी जय भीम। अब गौतम जी तो धन्य हो गए जब पंडित जी ने कह दिया जय भीम। तो आइए आइए, पंडित जी चारपाई और पाई निकाले, उस पर चद्दर उद्दर बिछाए बढ़िया, और पानी वानी मंगाए, चाय वाय। तो गौतम जी का पानी भी पंडित जी पी लिए, चाय भी पी लिए। तो गौतम जी को लगा यार पंडित जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे पंडित होकर हमारे घर आए, हमारी चारपाई पर बैठे, हमारा चाय पिए, हमारा पानी पिए, ऊपर से जय भीम भी बोल रहे हैं। अरे कितना अच्छे है पंडित। गौतम जी को क्या पता कि प्रधानी में अगर गौतम जी के लोग वोट नहीं देंगे पंडित जी को, तो पंडित जी की जमानत भी बचने वाली नहीं है। तो इस चक्कर में ना तो पंडित जी जय भीम बोल रहे हैं। पंडित जी को बाबा साहब अम्बेडकर से आस्था हो गई, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। वोट मिले प्रधानी में, इसलिए जय भीम बोल रहे हैं। तो ये है। तो पंडित जी लोग ओबीसी के घर में तो कोई रोक टोक है नहीं, आ जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई पटेल जी, आपको पता है मुसलमान जो है 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो पटेल जी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि खतरा बढ़ रहा है, मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब खतरा बढ़ रहा है। तो क्या खतरा बढ़ रहा है? 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। कौन बता रहा है खतरा? पंडित जी बता रहे हैं। कौन सुन रहा है? पटेल जी सुन रहे हैं, मौर्य जी सुन रहे हैं, यादव जी सुन रहे हैं, निषाद जी सुन रहे हैं, राजभर जी सुन रहे हैं।
चौहान जी सुन रहे हैं कि खतरा बढ़ रहा है। क्या खतरा बढ़ रहा है? मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। बहुत चिंतित हो जाते हैं ओबीसी के लोग। कहते पंडित जी उपाय क्या है? कहते उपाय क्या है? हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। उपाय क्या है? हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। 3.5% जिनकी संख्या है, जो अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बना सकते, मतलब प्रधान नहीं बना सकते, तो ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? अच्छा इकट्ठा होना पड़ेगा। अब इकट्ठा होना है, पंडित जी समझाने आने आए हैं, तो पंडित जी के पीछे इकट्ठा हो गए। 3.5 के पीछे 52 इकट्ठा हो गए। कितने हो गए? 55 तो हो गए ना बहुमत में। जो अल्पमत में थे, जो गांव में प्रधान नहीं बनाने की औकात में थे, जब उनके पीछे 52 इकट्ठा हो गए, कुछ शेड्यूल कास्ट वाले भी इकट्ठा हो गए, कुछ शेड्यूल ट्राइब वाले, तो वो जो प्रधान बनाने लायक नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनाने लायक हो गए, मुख्यमंत्री बनाने लायक। ये हो रहा है। अब ओबीसी के लोगों को इतना, कितने ज्ञानी है हमारे लोग, कितना समझदार है, इतना समझ गए कि 400-500 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते? अरे 500 साल बाद मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, तब कब्जा करेंगे। अरे हमारी तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते? ये नहीं समझ पाए। ये ना समझे, इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। ये ना समझे, इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना रोकने का काम किया सबसे पहले। क्यों किया पता है? जब कांग्रेस महासमिति का चुनाव हो रहा था, तो नेहरू को वोटे नहीं मिला, वोट मिला सब। अरे जब कांग्रेस में नहीं जीत पा रहे हैं, पार्टी के अंदर नहीं जीत पा रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाया, तो देश में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कैसे जीते? तो उन्होंने सोचा कि अगर जाति के आधार पर जैसे अंग्रेज गिनती करते थे, अगर वैसे गिनती होती रही, तो हर 10 साल बाद आंकड़ा है। क्या है? ब्राह्मण 3.5%, फिर दूसरा आंकड़ा आएगा ओबीसी 60%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 60%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 60%। हर 10 साल बाद आंकड़ा आएगा। एक बार आंकड़ा आएगा, ओबीसी नहीं सोचेगा। दूसरी बार आंकड़ा आएगा, ओबीसी नहीं आएगा, ओबीसी नहीं। अरे चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, कभी कभी तो वो सोचेगा ना कि हम 60%, ये 3.5%, हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए? कभी न कभी तो सोचेगा ना। तो नेहरू जी समझ गए। दो ही बढ़िया। तो देखो, नेहरू ने गिनती नहीं किया, इंदिरा ने गिनती नहीं किया, राजीव ने गिनती नहीं किया। मतलब कांग्रेस ने जितने प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने ओबीसी की गिनती नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, हम लोगों का कहना। साहब यहाँ आ जाए। नहीं ठीक है, नहीं यहाँ से सही रहेगा। समझ रहे थे, जैसे इंदिरा गांधी समझ रही थी, जैसे राजीव गांधी समझ रहे थे, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी समझ रहे थे। अगर गिनती करेंगे तो ब्राह्मणों नहीं होगा, मूल्यवासियों का राज देश पर हो जाएगा। तो उन्होंने भी नहीं किया। अब 2014 में मोदी जी आए, कहा देश नहीं बिकने दूंगा। ओबीसी के लोगों को लगा कि चलो कोई तो आ गया बचाने वाला। ठीक है, तो कोई बचाने वाला आ गया, तो मोदी जी को कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है। तो 14 में मोदी जी आ गए। 15 में 314 ओबीसी के बच्चों की क्या हुआ? लाइट कट गई। ठीक, छोड़ रहा है कहीं से, और वो उसको छोड़ दीजिए, कट कट बोल रहा है। नहीं कट गया। तो 15 में 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे,
मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को मोदी जी ने रोक दिया। अब मोदी जी अच्छे हैं, मगर ओबीसी के 314 बच्चों की नियुक्ति रोक दिया, ओबीसी के बच्चों का वजीफा रोक दिया, और बजट में एक नया पैसा ओबीसी को नहीं दिया। विकास की बात सबसे ज्यादा कौन करता है? जितनी बार भाजपा वाले विकास विकास करते हैं, उतनी बार तो कोई नेता नहीं करता। तो कहा सबका साथ सबका विकास, तो अपने लोग बहुत समझदार हैं, तो समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है, तो साथ दे दिया पहले। अब विकास कैसे होगा? बगैर गिनती का विकास होगा। विकास करने के लिए योजना, आंकड़ा चाहिए। आंकड़ा कहां से आएगा? आंकड़ा कहां से आएगा? आंकड़ा गिनती से आएगा कि ओबीसी में कितने लोग हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने लोग इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने हाई स्कूल फेल बेरोजगार हैं, कितने इंटर फेल बेरोजगार हैं, कितने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, कितने के पास जमीन है, कितने भूमिहीन है, कितने खेती करते हैं, कितनी सरकारी नौकरी करते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, कितने बिजनेस करते हैं। ये सारा डाटा आएगा तभी तो विकास की योजना बनेगी। कि मान लो हाई स्कूल पास ओबीसी में इतने बेरोजगार हैं, इनको कौन सा रोजगार दिया जा सकता है? इनमें की क्या जरूरत है? जब हल्दी देखकर ही हमारे लोग पीले हो जाते हैं, तो हल्दी लगाने की कोई जरूरत है? हल्दी दिखा दिया यहां से दूर, जब देखकर ही विकास हो गया तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? देखकर ही पीले हो जाते हैं। तो ये चल रहा है। मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आज कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। जब तक एक एक चीज अडानी को नहीं दे दूंगा, तब तक चैनारी नहीं बचेगा। तो आरक्षण कहाँ लागू होगा? आरक्षण कहाँ है? सरकारी जगह है, सरकारी सब प्राइवेट हो रहा है, तो आरक्षण कहाँ लागू होगा? तो आरक्षण खत्म हो गया हमारा, किसी को पता ही नहीं चला। और हमारे लोग क्या कहते हैं? बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाओगे तो हाथ काट लेंगे। तो उन्होंने सोचा हाथ लगाने की जरूरत ही क्या है, इस पर बोलने की जरूरत ही नहीं कि हम हाथ लगा रहे हैं, काम करने की जरूरत है। संविधान ने कहा सबको पढ़ने का अधिकार है, तो सरकार ने कहा हम खिचड़ी खिलाएंगे पढ़ाने के नाम पर। संविधान ने कहा कि मुफ्त में सरकार पढ़ाए सबको, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगी एजुकेशन रहेगी, ये पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए वजीफे की व्यवस्था किया। इसलिए वही जानता होगा। बाकी लोग तो टीचर देखकर जलते हैं कि इतना वेतन उठा रहा है, कुछ करता नहीं। टीचरों को भी बदनाम करने की कोशिश चल रही है। कार्यवाही सरकार गलत कर रही है, बदनाम टीचर को कर रही है, समाज को टीचरों का दुश्मन बना रही है। बिल्डिंग देखती है, बिल्डिंग बनवाना मास्टर का काम है, खिचड़ी बनवाना मास्टर का काम है, सर्वे करना गांव का मास्टर का काम है, इलेक्शन कराना मास्टर का काम है। अरे उसको पढ़ाने के लिए रखा गया, उससे पढ़ाने दो। तो उसे पढ़ाना नहीं है, वो छोड़कर बाकी सब करना है। अरे कोई कुछ दिया था, ये सरकार जैसे अपने बाप के घर से दे दी। अरे किसान पैदा कर रहा है राशन, उसकी तो कोई वैल्यू, और अपने आप इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा करना पड़ेगा। जनमत ही लोकतंत्र में, जन हमारे हैं, लोग हमारे हैं, मगर लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ओबीसी के लोगों का दिमाग तो इतना ज्यादा खराब है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। बच्चा ओबीसी के लोग पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं। अब शादी जिससे तय किया वो भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी लड़का भी, मगर शादी की तारीख कौन निकालेगा? ब्राह्मण निकालेगा। ब्राह्मण में भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण ये कहता है अरे ये छोटा काम हम थोड़े करेंगे,
जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वो कहता नहीं ये हराम हम थोड़े कहे। तो अंगूठा टेक वाला जो है या कम पढ़ा लिखा है वो करता है। तो हमारे लोगों को इतना अकल नहीं है, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी हो गए, मगर इतना अकल नहीं हुई। फिर ये सब करके शादी वादी बच्चे की करके संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं तो एक दिन चले जाते हैं, चले जाते हैं तो विरासत में अपने बेटे को गुलामी देकर जाते हैं। तो बेटा पंडित जी के पास जाता है कि पिताजी तो चले गए, देखो थोड़ा उनकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब अगर पंडित जी कह दें कि आत्मा को शांति मिल गई तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा चलाने के लिए कहना पड़ेगा कि आत्मा भटक रही है। जब आत्मा भटकेगी तभी ना आप कुछ खिलाओगे, पिलाओगे, दान दक्षिणा दोगे। अगर शांत हो गई तो फिर क्या जरूरत है ज्यादा करने की? तो भटक रही है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर के पास लोहा रख के सो, नहीं तो पिताजी की आत्मा किसी दिन अगर आ गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई हसुआ रख के सोता है, कोई कुल्हाड़ी रख के सोता है, कोई और कुछ रख के सोता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए अपने बच्चे को अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने अपने बच्चे को अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील हो जाए और अच्छी जिंदगी जिए। जो पिताजी ऐसा कर रहे थे वो पिताजी मरने के बाद अपने बेटे को ही परेशान करेंगे। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये लॉजिक समझाओ तो पंडित जी लोग कहते हैं देखो ये तर्क करने का विषय नहीं है। तो पिताजी की आत्मा में अगर इतनी शक्ति होती तो फिर क्या करते पिताजी? जो हमारा दुश्मन होता उसका गला आके दबा देते। सबसे यही ना करते पिताजी? पिताजी हमारा गला दबाने आएंगे कि दुश्मन का गला दबाने आएंगे? लेकिन हमें डराया जाता कि आत्मा तुम्हारा ही गला आकर दबाएगी रात में। तो ये जो मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखनी चाहिए थी, मगर हम लोगों ने मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखा नहीं। तो वो फिर कहता है 11 ब्राह्मण अगर देखता है मौर्य जी थोड़ा कमजोर है, स्थिति कमजोर है, कम लोगों को खिला सकते हैं, 11 से ही काम चल जाए। नहीं तो फिर 21, नहीं तो फिर 51, फिर 101। ऐसी स्थिति है अगर बहुत मजबूत है तो 501 भी हो सकता है। कभी कभी इतनी गिनती हो जाती है कितने ब्राह्मण खिलाना है, पूरे इलाके में उतने ब्राह्मण नहीं मिलते। हमारा आदमी बहुत भाग दौड़ करता है, चलो कहां कहां से ब्राह्मण खिलाने का जुगाड़ किया जाए, गिनती पूरी। पुरोहित कहता ठीक है जजमान, ज्यादा परेशान मत रहो, हम ले आएंगे, मगर किराया भाड़ा दान दक्षिणा की व्यवस्था रखो, हम ले आएंगे। तो वो बुला लेता है दूसरी जगह से। तो ये स्थिति है। और फिर उसके बाद हर साल पितरपक्ष में पंडित जी को बुलाकर खिलाते रहते। क्यों? पिताजी भूखे होंगे, ऊपर पानी पाए नहीं होंगे, खाना पाए नहीं होंगे, तो पंडित जी को खिलाएंगे तो ऊपर मिलेगा। हमारे लोग पंडित जी को खिलाते हैं, मोटे पंडित जी होते हैं, हमारे लोग लगता है मतलब मूर्खता की कोई लिमिट नहीं। मूर्खता की कोई लिमिट होनी चाहिए थी, मगर कोई लिमिट है नहीं। हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तो बनाने वाला क्यों नहीं बनाएगा? ज्योतिबा फुले ने एक जगह लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। बाल काटना नाई का धंधा है, धर्म नहीं। वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है, ज्योतिबा फुले ने लिखा। और हम लोग धंधा को धर्म समझते हैं। तो ये हमारे दिमाग की खराबी है, और ये खराब ही रहे इसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों का दिमाग खराब किया गया है
कि उन्हें तो अपने हक अधिकार की लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं। 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, ओबीसी की गिनती नहीं हुई। ओबीसी की संख्या कितना है देश में? अगर ओबीसी वोट ना दे तो किसी की सरकार बन जाएगी? ओबीसी के वोट के बगैर किसी की सरकार बन जाएगी? किसी की नहीं बनेगी। तो हर सरकार हम ही बनाते हैं और हमारी कुटाई पिटाई होती है। हर सरकार हम बनाते हैं और हमारी ही कुटाई पिटाई होती। क्यों? क्योंकि हम या तो धर्म के नाम पर वोट देते हैं या तो जाति के नाम पर वोट देते हैं। हम कभी इस बात के लिए नहीं वोट देते कि हमारी गिनती होनी चाहिए। जितनी हमारी संख्या है उतना हिस्सा हमको हर जगह मिलना चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए वोट नहीं देते। हम किस बात के लिए वोट देते? पंडित जी लोग आ जाते हैं हमारे गली मोहल्ले में, आना आसान ही है क्योंकि हम तो खिलाते भी हैं, दक्षिणा भी देते हैं, कर्मकांड भी करवाते हैं, तो लगाव ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों से थोड़ा दूरी है क्योंकि अछूत है। तो पंडित जी 10 बार सोचते हैं कि पानी पिए उनके गिलास में कि ना पिए। तो थोड़ा दिक्कत है उनके यहाँ जाने में, हमारे यहाँ आने में तो कोई दिक्कत है नहीं। वो तो जो चालाक पंडित जी लोग हैं वो बहुत खुश होकर के जाते हैं, गौतम जी जय भीम। अब गौतम जी तो धन्य हो गए जब पंडित जी ने कह दिया जय भीम। तो आइए आइए पंडित जी, चारपाई और पाई निकाले, उस पर चद्दर उद्दर बिछाए बढ़िया और पानी वानी मंगाए, चाय वाय। तो गौतम जी का पानी भी पंडित जी पी लिए, चाय भी पी लिए। तो गौतम जी को लगा यार पंडित जी तो बहुत अच्छे आदमी। अरे पंडित होकर हमारे घर आए, हमारी चारपाई पर बैठे, हमारा चाय पिए, हमारा पानी पिए, ऊपर से जय भीम भी बोल रहे हैं। अरे कितना अच्छे है। गौतम जी को क्या पता कि प्रधानी में अगर गौतम जी के लोग वोट नहीं देंगे पंडित जी को तो पंडित जी की जमानत भी बचने वाली नहीं है। तो इस चक्कर में ना तो पंडित जी जय भीम बोल रहे हैं। पंडित जी को बाबा साहब अम्बेडकर से आस्था हो गई इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वोट मिले प्रधानी में इसलिए जय भीम बोल रहे हैं। तो ये है। तो पंडित जी लोग ओबीसी के घर में तो कोई रोक टोक है नहीं, आ जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई पटेल जी आपको पता है मुसलमान जो है 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो पटेल जी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि खतरा बढ़ रहा है, मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब खतरा बढ़ रहा है। तो क्या खतरा बढ़ रहा है? 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। कौन बता रहा है खतरा? पंडित जी बता रहे हैं। कौन सुन रहा है? पटेल जी सुन रहे हैं, मौर्य जी सुन रहे हैं, यादव जी सुन रहे हैं, निषाद जी सुन रहे हैं, राजभर जी सुन रहे हैं, चौहान जी सुन रहे हैं कि खतरा बढ़ रहा है। क्या खतरा बढ़ रहा है? मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं ओबीसी के लोग। कहते पंडित जी उपाय क्या है? कहते उपाय क्या है? हिंदू को इकट्ठा होना पड़ेगा। उपाय क्या है? हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। 3.5% जिनकी संख्या है, जो अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बना सकते, मतलब प्रधान नहीं बना सकते, तो ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? अच्छा इकट्ठा होना पड़ेगा। अब इकट्ठा होना है तो पंडित जी समझाने आए हैं, तो पंडित जी के पीछे इकट्ठा हो गए। 3.5 के पीछे 52 इकट्ठा हो गए। कितने हो गए? 55। तो हो गए ना बहुमत में। जो अल्पमत में थे, जो गांव में प्रधान नहीं बनाने की औकात में थे, जब उनके पीछे 52 इकट्ठा हो गए, कुछ शेड्यूल कास्ट वाले भी इकट्ठा हो गए, कुछ शेड्यूल ट्राइब वाले, तो वो जो प्रधान बनाने लायक नहीं थे वो प्रधानमंत्री बनाने लायक हो गए, मुख्यमंत्री बनाने लायक। ये हो रहा है। अब ओबीसी के लोगों को इतना, कितने ज्ञानी हैं हमारे लोग, कितना समझदार है, इतना समझ गए कि 400-500 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी।
लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते। अरे 500 साल बाद मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तब कब्जा करेंगे, अरे हमारी तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते। ये नहीं समझ पाए, ये ना समझे, इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। ये ना समझे इसलिए जाति